Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम डिटेल में ही सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे, पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसमें। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको हम प्रूव करते हैं उससे पहले हम 1 मिनट में ये जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। ऐसे नंबर्स, जैसा कि हम पहले रेशनल नंबर हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। तो फिर इरेशनल नंबर्स क्या है? तो वैसे नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं एज एग्जाम्पल आप जानते हैं कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, रूट 5 इरेशनल नंबर, रूट 7 इरेशनल नंबर है, चाहे पाई का वैल्यू इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या है, कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं? तो नंबर्स 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पहला होता है, और दूसरा होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। इस बात को समझो। नंबर्स के जो टाइप होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कोई भी नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा एक पॉइंट होता है कि या तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एंड होना किसी चीज़ का। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि 5.53 है, तो 5.53 एग्जैक्ट वैल्यू है 3 के बाद, इस 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसके बाद सिर्फ 0 है। तो ये है टर्मिनेटिंग, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया यह नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या हो गया? जैसे कि हम ले लेते हैं 20/6, 20/6 जो है इसका वैल्यू क्या होता है 3.3333 इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये क्या हुआ, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा ये नंबर। इसको हम कितना भी सोल्व करें तो इसका वैल्यू 333 आता जाएगा। तो ये नंबर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर। लेकिन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों जो है रेशनल नंबर है। ये भी अगर जो टर्मिनेटिंग है तब भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम a/b के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। और 20/6 ये जानते हैं आप लोग कि ये रेशनल नंबर है और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब हम देखेंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट करें, जैसे कि अगर कोई नंबर है 5.67, ठीक है, और 6.7 इस तरह रिपीट कर रहा है, या तो यही नंबर ले लो 3.333, तो ये क्या है, रिपीटिंग है। इसका जो डेसिमल के बाद का वैल्यू है रिपीट कर रहा है, चाहे वो एक ही अंक रिपीट करे या तो मोर देन 1 डिजिट्स रिपीट करे। जैसे इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। सपोज एक थर्ड नंबर हो सकता है 7.865865, मतलब कोई एक रेशनल नंबर है, उसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो इस तरह से वैल्यू आता जा रहा है, तो मतलब क्या वो नंबर रिपीटिंग है। फिर एक नंबर होगा क्या, नॉन रिपीटिंग, जिसका क्या है, इसका सबका वैल्यू हमेशा चेंज होता जाएगा, मतलब इसका वैल्यू भी कभी रिपीट नहीं करेगा। जैसे होता है पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू 22/7 हम इसका सोल्व करते हैं तो 3.14 तो हम लोग पढ़ते हैं कि 3.14 अप्रोक्स वैल्यू है। उसके बाद का वैल्यू जब हम देखते हैं तो इसका वैल्यू नॉन रिपीटिंग कंटिन्यूअस निकलता जाता है। पाई के वैल्यू पे एक बुक है जिसमें करोड़्स ऑफ डिजिट तक इसके वैल्यू निकाले हुए हैं। तो ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, ठीक है, ये खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स, इस तरह के चारों टाइप के नंबर्स के एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, जो खत्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं कर रहा अपने वैल्यू को, वैसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। ये नंबर्स होते हैं इरेशनल, मतलब क्या है, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, खत्म भी नहीं हो रहा उसका वैल्यू, आगे वैल्यू आता जा रहा है और वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रहा, वैल्यू उसका न्यू वैल्यू हमेशा कैलकुलेशन पे आगे आते जाएगा। तो वैसे वैल्यू नंबर्स को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अभी हम जान गए कि इरेशनल नंबर क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये एडिशनल था, ये इन्फॉर्मेशन जो था एडिशनल था कि किसी के ध्यान में ना हो या किसी के ध्यान से हट जाता है कभी कभी, इसके लिए था बस ये। अब हम यहाँ क्या है क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है या किसी चीज़ में हमें किसी चीज़ को प्रूव करना है कि ये चीज़ ये है, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होता है प्रूव करने का, 2 तरीका है, ठीक है, 2 मेथड है। एक तो हमें जो प्रूव करना है अगर हमें उसका प्रॉपर्टी पता है
तो उसी के प्रॉपर्टी को हम उसमें शो कर देंगे और हम कह देंगे कि ये चीज़ है। सपोज एक कोई एक मान लो कि कोई एक क्रिएचर है, अब उसके बारे में बोलना हो कि ये इंसान है, ये प्रूव करो, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम इंसान के सारे प्रॉपर्टी चेक करें कि इंसान के भाई ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वो इंसान प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा मेथड ये होगा कि दुनिया के इंसान छोड़ के बाकी जानवर का जो प्रॉपर्टी है वो हम चेक करते हैं कि कहीं ये प्रॉपर्टी इसमें तो नहीं है। अगर वो सारा प्रॉपर्टी उसमें नहीं है तब वो कह देंगे कि भाई किसी और कोई और चीज़ नहीं है, मीन्स इंसान है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं कि इरेशनल प्रूव करने के लिए या तो हमारे पास इरेशनल का सारा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था, उसके बाद हम शो करते हैं कि ये प्रॉपर्टी √5 में नहीं है, √5 में है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अदरवाइज क्या करेंगे, हम ऐसा इसको मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है, उसके बाद देखेंगे क्या रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। अगर वो नहीं फॉलो करेगा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को, तब वो इससे ये प्रूव होगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तब हम कह लेंगे कि इरेशनल है, क्योंकि नंबर या तो रेशनल होगा तो ये या तो इरेशनल होगा। अगर ये प्रूव हो जाता है कि रेशनल नहीं है तब ये इरेशनल ही होगा। तो ये चीज़ इस अप्रोच को लेके हम इसमें चलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, तो हम एक एजम्पशन कर ले रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक एजम्पशन है, ये जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, लेट √5 इज रेशनल। बस एक हम एजम्पशन ले रहे हैं अपनी तरफ से कि ये इसको हम मान ले रहे हैं कि रेशनल है। अब इसके बाद जो भी होगा वो सोल्व होगा, वो कैलकुलेशन होगा और लॉजिक होगा। ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक पे और थ्योरी पे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रूव होते हैं, कैलकुलेशन कम होता है। तो क्या है, हमने सिर्फ एजम्पशन सिर्फ एक माना है कि ये इसको हम रेशनल मान रहे हैं। उसके बाद हर चीज़ हम सोल्व कर रहे हैं और लॉजिक लेके चल रहे हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि उस लॉजिक से ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को शो करता है या नहीं। तो अगर जो ये रेशनल नंबर है √5, लेट √5 इज रेशनल, सो अगर रेशनल है तो क्या होना चाहिए, √5 जो है इक्वल टू होना चाहिए कोई नंबर, मान लो C/D या A/B मान लो, कुछ भी मान लो कि √5 C/D के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एक रेशनल नंबर को हम A/B के फॉर्म में लिखते हैं या P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको चलो A/B ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कुछ भी मान लो कि ये √5 इक्वल टू A/B होगा। कंडीशन क्या होगा कि B 0 नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगा, A और B दोनों इंटीजर होगा, A B बोथ आर इंटीजर्स। सेंटेंस आप पूरा लिखना, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। तो अब क्या है कि √5 अगर जो A/B होगा और A और B दोनों इंटीजर होगा, तब √5 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। या ऐसे कह ले, अगर √5 रेशनल नंबर है तो ये A/B के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ की दोनों A और B दोनों इंटीजर होगा। अब क्या है, A और B के फॉर्म में तो हम लिख लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि A और B में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, या फिर कह लो A और B के फॉर्म में जो हम लिखे हैं ये एग्जैक्ट रेशियो है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम कह लें कि ये 20/6 है एक नंबर, तो ये नंबर जो है एग्जैक्ट रेशियो नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब 20 और 6 दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 2। अगर 2 से दोनों ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट रेशियो आता है 10:3। तो A और B को जब हम जब एक नंबर लिए हैं कि A और B के फॉर्म में ये होगा, तो उसमें कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो भी कॉमन फैक्टर है उससे हम A और B दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लेट X इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। A और B दोनों में जो X कॉमन फैक्टर है, देन अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे, आफ्टर डिवाइडिंग A एंड B बाई कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तब क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू एक नया नंबर बन जाएगा। जैसे कि जब 20 और 20/6 में इसके कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो एक नया नंबर बना ये एक एग्जैक्ट रेशियो है। और क्या होगा, दोनों ऐसे केस में एग्जैक्ट रेशियो बनेगा, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसी तरह से √5 इक्वल टू हम मान लेते हैं कि जब ऐसा करने के बाद हमारे पास नंबर आ गया P/Q। जब हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया A और B को, तब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गया P/Q का।
और जहाँ क्या हो जाएगा कि P एंड Q हैव नोट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर से हमने इसमें डिवाइड किया था, तब हमारे पास ये नंबर आया। अब हमारे पास ये एग्जैक्ट नंबर आ गया, मतलब कि इन दोनों P और Q में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि इन दोनों में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वैसे ही इसमें भी अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √5 इंटू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा P, स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Q, इधर हो जाएगा P स्क्वायर, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5Q इक्वल टू P स्क्वायर। अब हम इस नंबर में क्या देखेंगे, ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम फिर बाद में भी यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन बना, ठीक है, और इसको हम फर्स्ट पॉइंट मान रहे हैं, जो एजम्पशन वाला है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब क्या है, ये 5Q इक्वल टू P स्क्वायर है, इससे हम क्या देख रहे हैं कि 5Q जो है हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि कोई भी एक नंबर है 5 इंटू 10 दैट इज 50, तो 5 अगर जो इसमें है किसी भी नंबर में तो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 5 इंटू 10 5 से डिविजिबल है, वैल्यू क्या आ जाएगा 10, तो ये 5Q है, तो 5Q 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर जो लेफ्ट साइड 5 से डिविजिबल है तो राइट साइड भी डिविजिबल होगा 5 से, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल है। तो ये लॉजिक यहाँ पे हम यूज करेंगे, नाउ 5Q इज डिविजिबल बाई 5। अब 5Q अगर जो 5 से डिविजिबल है, सो P स्क्वायर भी डिविजिबल होगा, P स्क्वायर बिल भी, ये भी डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर ये डिविजिबल है तो राइट साइड भी डिविजिबल होगा। अब क्या है, अगर जो P स्क्वायर डिविजिबल है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, ये जो मैथमेटिक्स है उसमें हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर P स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो P भी डिविजिबल होगा। कैसे, ये हम कैसे मान लें कि P स्क्वायर अगर डिविजिबल है किसी नंबर से तो P भी डिविजिबल होगा। वो ऐसे मान लेंगे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। सपोज एक नंबर है 25 किससे डिविजिबल है 5 से, तो 25 अगर 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर जो 5 या 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो सिर्फ एक 5 जो होगा वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर के लिए इसे हम देख सकते हैं। तो अब क्या है, अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सो P विल बी डिविजिबल बाई 5। अगर P स्क्वायर डिविजिबल है इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो P भी डिविजिबल होगा। इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक हम लिख देंगे, जो फंडामेंटल थ्योरम है उससे हम ये कह सकते हैं कि अगर P स्क्वायर डिविजिबल है तो P भी डिविजिबल होगा 5 से। मतलब क्या हो गया कि अगर जो P 5 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब हुआ कि P के अंदर 5 एक फैक्टर है, तभी तो ये डिविजिबल है। जैसे कि अगर जो हम सिर्फ 10 की बात करें, तो अगर हम कहते हैं कि 10 2 से डिविजिबल है, मतलब क्या है 10 में 2 इंटू सम नंबर है, तब तो ये 2 से डिविजिबल है। मतलब 10 का एक फैक्टर 2 है, तभी ये 2 से डिविजिबल है। तो P अगर जो 5 से डिविजिबल है, मतलब कि P में 5 एक फैक्टर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। ये हमारा एक कंक्लूजन निकला इससे कि 5 जो है P का एक फैक्टर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास P और Q दो नंबर है, जिसको हमने एक यूनिक फॉर्म में माना था क्या, जो रिजल्ट के रूप में आया था, लेकिन वहाँ अब हमें क्या पता चल रहा है कि P में एक फैक्टर 5 है। अब अगर जो 5 जो है P का एक फैक्टर है, तो हम P को लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब ध्यान से समझना, अगर जो 5P का फैक्टर है, सो वी कैन से P इक्वल टू 5 इंटू समथिंग होगा, 5 इंटू मान लेते हैं x होगा। क्यों, क्योंकि P जो है 5 जो है P का एक फैक्टर है, तो P को 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा
नहीं, तो ये क्या हो गया, p इक्वल टू 5x हो गया। अब इस वैल्यू को p इक्वल टू 5x, क्यों, क्योंकि x कोई भी एक नंबर होगा जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करके p आया होगा, तभी तो 5 को हम फैक्टर कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है इसको हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है, इस वाले में, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 4। अब इस वैल्यू को पुट 4 इंटू इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 2, इसमें 2 में पुट करो तो क्या होता है, ये क्या था 5q, तो लिख सकते हैं 5q इक्वल टू p का वैल्यू हमारे पास क्या आया 5x, और यहाँ पे क्या है p स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5q इक्वल टू p स्क्वायर है, तो 5q इक्वल टू p स्क्वायर की जगह पे 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। हो गया ये 5q इक्वल टू क्या हो गया 25x स्क्वायर, मीन्स q इक्वल टू क्या हो गया 5x स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे देखो, अगर जो इसका राइट साइड 5x स्क्वायर है, ये तो 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें 5 है, अगर ये 5 से डिविजिबल होगा तो लेफ्ट साइड पे डिविजिबल होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम फिर से लिख सकते हैं नाउ सिंस इसका जो इस इक्वेशन 5x स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो q will also be divisible by 5। अगर जो इसका राइट साइड 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर जो q 5 से डिविजिबल हो गया है, इसका क्या मतलब है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सो वी कैन से 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अगर जो q 5 से डिविजिबल है मतलब क्या है कि 5 जो है q का एक फैक्टर है, तो सो वी सी हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे p एंड q बोथ हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब क्या है यहाँ से हमें क्या, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि p और q दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या था कि p और q एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे। अब कॉन्ट्राडिक्शन किसके वजह से हो सकता है, हमने तो सब कुछ सोल्व सही से किया था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है एकमात्र वजह हो सकता है बस यही जो हमने एज्यूम किया था, बाकी ये सिर्फ एक एजम्पशन था, बाकी सारा क्या था, सॉल्यूशन था और लॉजिक था। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ओनली बिकॉज ऑफ द एजम्पशन। सो दिस only because of assumption। अब एजम्पशन के वजह से अगर कॉन्ट्राडिक्शन है मतलब कि ये एजम्पशन गलत है, सो दिस नंबर इज नॉट रेशनल, सो दिस नंबर इज इरेशनल। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सो वी कैन से √5 इज नॉट रेशनल और √5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। अगर जो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रहा है कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको और एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अदरवाइज ये